स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं पॉलिटी में ये कंटिन्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू लाते हैं। तो उसी सीरीज में ये अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, ये क्या है, इसके सारे अनुच्छेद को देखेंगे और ये कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में किस भाग में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो शुरू करते हैं। भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भाग 4 में है भारतीय संविधान में। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 में है। ये कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना, ये कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब इसके बारे में जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, वो ध्यान रखना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो जो कोई कानून बनाए तो इसको ध्यान में रखे। अब इसको आप फोर्सफुली लागू नहीं कर सकते हैं, जो भी आपके कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से होने चाहिए। आप जाके कोर्ट में इसको नहीं कह सकते मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। ये गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि वो क्या देगी और क्या नहीं दे सकती है, ठीक, क्योंकि समय के अनुसार गवर्नमेंट का नज़रिया बदलता है इसमें। इसीलिए ये सबसे पहली बात इसको ध्यान रखिए कि ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। उसको आप जाइएगा तो न्यायालय आपको मौलिक अधिकार का संरक्षण देगी, लेकिन इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो यही कहा गया है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शासन के लिए आधारभूत है। क्लियर? अब जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, हमारे जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और हमारे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल थे उसके विधि मंत्री भी थे, तो भीमराव अंबेडकर जी ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता का है। क्या कहा है? अनूठी विशेषता का। ये याद रखना, ये पूछ लेगा कि अनूठी विशेषता किसने कही, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अब है अगला कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कल्याणकारी राज्य को दर्शाता है, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। अब इससे रिलेटेड सारे अनुच्छेद देखते हैं, बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद कौन सा है? पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 38। ये 36 से 51 तक है। मेनली हम लोग 38 से 51 तक देखते हैं। 38 में क्या कहा गया वो देखो। इसमें मेनली हम लोग की पॉइंट्स याद रखेंगे। राज्य जो होगा, राज्य यहाँ पे क्या, कोई भी संस्था, सरकार, गवर्नमेंट, वो सारा का सारा राज्य में ही आता है। राज्य का परिभाषा अगर लो तो वो ऐसा नहीं कि बिहार राज्य, राजस्थान राज्य, देश नहीं, उसमें सारी संस्थाएं जो भी है वो सब के सब क्या है? राज्य है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्लियर? यानी कि 38 की बात करें तो लोक कल्याण से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? लोक कल्याण से रिलेटेड है। 39 में क्या कहा गया है? इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। अब 39 में कुल मिला के 5 या 6 हैं, देख लेते हैं हम लोग। 39 का वो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 39 क्या है? आर्थिक न्याय। अब 39 का क्या कहता है वो देखो। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन करने का अधिकार। यानी कि जीविका अगर पूछ ले, पुरुष हो या नागरिक, उसके लिए जीविका, तो 39 का क। ठीक है। अगला है हमारा 39 का ख। इसमें क्या कहता है कि जो भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण है, इस पर जो है सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। कहने का मतलब ये है ना कि जो हमारा इंडस्ट्री है और जो भी हमारा संपदा है उस पर किसी एक का अधिकार ना हो, उस पर क्या हो, पूरे राज्य का, यानी कि वो नेशनल सरकारी, उस पर सरकारी अधिकार हो जिससे कि वो सबको फायदा मिल सके, कोई प्राइवेट आदमी को वो अधिकार ना दिया जा सके। ये एक तरह से सोशलिस्ट, समाजवादी टाइप का ये क्या है अनुच्छेद इसमें बताता है। 39 का ग क्या कहता है वो देखो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन को सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्र न हो, यानी धन का समान वितरण हो। कहने का मतलब कि धन का एक समान धन जो है सो एक जगह इकट्ठा न हो। क्लियर? धन एक जगह इकट्ठा न हो, लोगों में धन का समान वितरण हो। तो ये जो दोनों है 39 का ख 39 का ग, ये एक तरह समाजवादी है, समाजवादी राज्य की स्थापना, समाजवादी कल्याणकारी है। ठीक है।
39 का ग क्या कहता है? पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 का ग क्या कहता है? समान वेतन। क्या कहता है? समान वेतन। ध्यान रहेगा, समान वेतन। अगला देखो 39 का ई, इसमें क्या है? कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकनों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न आना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेनली स्वास्थ्य क्या बात किया गया है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है। और उसके बाद जो है सो अब जिसकी आयु ना हो उसको भी ज़बरदस्ती काम में नहीं लगाना है। तो ये अनुच्छेद 39 का ई है। अब 39 का चौ क्या कहता है? 39 का चौ ये कहता है, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो ये सारे के सारे इसमें की पॉइंट बस ध्यान रखना है। 39 बोले तो कल्याण, 38 बोले तो कल्याणकारी राज, 39 बोले तो आर्थिक न्याय, न्याय बोले तो 39 मार देना, ठीक है। अगर समान कार्य के लिए समान वेतन मिले तो 39 ही मारना है, ABCD रहे तो उसके हिसाब से मार देना, ठीक है। अब आओ 40, सबसे इंपॉर्टेंट है 40। ये हर एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है और सेट में। ग्राम पंचायत का संगठन, याद कर लो इसको 40 को। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अगला हमारा आर्टिकल नंबर 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 से किस रिलेटेड है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 42 ये कहता है कि जो काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे न्याय संगत और मानवोचित दशा, माने कि वहाँ का कंडीशन सही है कि नहीं, और उसके बाद प्रसूति सहायता को बंद है कि नहीं, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए क्या व्यवस्था दी गई है कि नहीं दी गई है। फिर आर्टिकल नंबर 43 है, इसमें कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन मिले, ठीक है। 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। ये इंपॉर्टेंट है, 44 याद कर लेना। सामान्य सिविल संहिता, अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद 44 किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब है अनुच्छेद नंबर 46, ये किससे रिलेटेड है? तो इसको ध्यान रखना कि SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 46 बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति, SC, ST या अन्य जो दुर्बल वर्ग है उससे रिलेटेड है। 44 को याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का यह राज्य का कर्तव्य है। अगला है आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये भी याद रखना है। आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो। 49 क्या कह रहा है? 48 का क, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। 48 हो, 49 हो, 50 और 51, ये सब याद रखना। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। दूसरा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, ये है अनुच्छेद 49। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व संरक्षण किस में है, तो 49 में। क्लियर। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या हो, एक दूसरे से अलग रहे, दोनों का पृथक्करण कर दिया गया है। और जो हमारा लास्ट तुम्हारा वो है आर्टिकल नंबर 51, इसको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें तुम लोग को कितना याद करना मैं बता दूं, मोटा मोटा अगर पूछे तो 38 देख लो अच्छे से, 39 ग्राम पंचायत यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 का ए, 49, 50, 51, इतना कम से कम याद कर लो। बाकी पहले इतना याद कर लो, ये मोटा मोटा चीज़ है, एग्जाम में पूछा गया सारा है, इसमें पहले इसको याद कर ही लो। अब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में जो हमारे KT शाह जी थे, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अथवा अदा की जाएगी, अथवा नहीं, यहाँ पे अदा होगा, क्या होगा, अदा की जाएगी। यानी कि इसकी क्यों अदायगी की फिक्स डेट नहीं है, जब सरकार का मन होगा तब वो देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी, ठीक है। अब एक इसको जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछने वाला, ये इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो चाहे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार USA से लिया गया, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, संविधान के भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, क्लियर है। तीसरा, नीति निर्देशक सिद्धांत लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता, बिल्कुल, इसको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण आप ले सकते हैं, मौलिक अधिकार को। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए, सही है।
और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए भी सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के पीछे कौन सी मान्यता है, कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, क्योंकि ये पावर सरकार को है कि वो कितना कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से नियम बनाती है। मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि ये न्यायालय में लागू कराने के लिए लोग जा सकते हैं इसको। और जो लास्ट है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होगा, बिल्कुल, नीति निर्देशक सिद्धांत। लेकिन मौलिक अधिकार ये स्वतः प्राप्त होता है, इसको लागू करने के लिए किसी भी सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इवन आपातकाल में भी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जिसको डायरेक्ट निलंबन नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। और इसमें जो मैंने आर्टिकल बताए हैं टोटल 38, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 51, इसको देख लो अच्छे से, थोड़ा सा पार्ट भाग देख लो। एनटीपीसी हो या एसएससी वगैरह हो, इतना इससे अधिक क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।